वैल्यू ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पाठ पहला भाग तीसरा, राष्ट्रीय ब्रांडों का विकास। जब 20वीं सदी शुरू हुई, वहां एक फलता फूलता स्नैक फूड उद्योग था, जिसमें सभी प्रकार की जेली, जैम, बिस्कुट, कैंडीज और च्युइंग गम का राष्ट्रव्यापी उत्पादन और वितरण स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक बेचने वाली कंपनियों द्वारा किया जाता रहा है। आप इन चीजों को खा सकते हैं और इन चीजों में निवेश कर सकते हैं। हम उन नीरस दिनों से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, जब स्नैक फूड में एकमात्र विकल्प पायलट ब्रेड, शिकवेर, सोडा, कुकीज, बटर क्रैकर्स, सवाए सोडा क्रैकर्स और गोल चीनी बिस्कुट थे। इन्हें पड़ोस की बेकरियों द्वारा बनाया जाता था और क्रैकर्स बैरल को स्थानीय जनरल स्टोर पर बेचा जाता था। देश में सबसे प्रसिद्ध क्रैकर्स ओनिडा था, जो आज कोका कोला के रूप में लोकप्रिय एक ब्रांड नाम है, जिसे राष्ट्रीय बिस्किट कंपनी द्वारा बनाया गया है, अन्यथा नाबिस्को के रूप में जाना जाता है। नाबिस्को दशकों के विलय का अंतिम परिणाम था, जिसमें कई छोटे परिवार बेकरियों को दो क्षेत्रीय बेकरियों में समेकित किया गया था। मिडवेस्ट में अमेरिकन बिस्किट कंपनी और पूर्व में न्यूयॉर्क बिस्किट कंपनी। ये दो मेगा बेकरी नाबिस्को बनने के लिए सेना में शामिल हो गए, जो $30 मिलियन मूल्य के स्टॉक को बेचकर सदी के अंत में सार्वजनिक हो गए। कई प्रसिद्ध हस्तियों सहित 1300 मूल शेयरधारक थे, लेकिन कोई भी शेयर खरीद सकता था। एडोल्फस ग्रीन के चतुर नेतृत्व के तहत नाविस्को ने एक अमेरिकी संस्थान के रूप में क्रैकर्स बैरल को समाप्त कर दिया और स्नैक फूड में कुछ मजेदार करने का सोचा। इसने कुकीज और क्रैकर्स को कुरकुरा और सूखा रखने के लिए और क्रैकर बैरल में गंदे हाथों से दूषित होने से बचाने के लिए पैकेज करना शुरू कर दिया। ब्लेंड यूनिडा बिस्किट बनाना जारी रखते हुए नाविस्को ने नए उत्पादों की एक श्रृंखला का उत्पादन किया। फिग न्यूटन, न्यूटन मासाचुसेट्स के लिए नामित। प्रीमियम साल्टिन्स, बार्नम के एनिमल क्रैकर्स 1902, लोना डून्स और ओरियो कुकीज 1912 और रिच क्रैकर्स 1934। ओरियो दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली कुकी बन गई और यह आज भी है। ओरियो इतने लंबे समय से है, हम भूल जाते हैं कि इसे नाबिस्को प्रयोगशाला में बनाया गया था। नाबिस्को ने कुत्तों के लिए पहले दिलचस्प स्नैक मिल्क बोन के अधिकार भी हासिल करे थे। प्लांटर की मूंगफली थी, जिसका आविष्कार अमादेओ बिसी नामक एक पुशकार्ट विक्रेता ने किया था, जिसने सदी के अंत में विल्क्स-बेरे, पेंसिल्वेनिया की सड़कों पर काम किया था। ओबीसी ने एक दिन मूंगफली पर नमक छिड़कने का फैसला किया। उनकी नमकीन मूंगफली इतनी बड़ी हिट हुई थी कि 1906 में ओबीसी ने पार्टनर के साथ मिलकर प्लांटर्स नट एंड चॉकलेट कंपनी बनाई, जो बाद में प्लांटर्स लाइव सेवर्स कंपनी बन गई, जो एक विश्व प्रसिद्ध ब्रांड नाम और आरजेआर नाबिस्को नामक एक डिवीजन बन गई। एक पेंसिल्वेनिया अचार निर्माता हेनरी जे हेंज हच के पास उसके मन में सोचा हुआ केचप था। हेंज, जिसका सफाया हो गया था और 1873 के आतंक में दिवालिया हो गया था, वह आगे चलकर दुनिया का अचार राजा, सॉस किंग और केचप का लोकप्रिय बन गया। उन्होंने अपना सूत्र केटसीएफ से प्राप्त किया, जो कि एक ओरिएंटल नुस्खा था जिसका मुख्य घटक मसालेदार मछली था। हैज ने मछली को छोड़ दिया और उसकी जगह टमाटर डाल दिया। औपनिवेशिक काल में और 19वीं सदी में अमेरिकियों को यकीन था कि टमाटर जहरीले थे, यहाँ तक कि एक बहादुर सैन्य आदमी, कर्नल जॉनसन ने न्यू जर्सी के सलेम में काउंटी कोर्ट हाउस की सीढ़ियों पर एक खा लिया, ये साबित करने के लिए कि ये घातक नहीं था। लेकिन एक बार जब हैज ने टमाटर को केचप के रूप में एक बोतल में डाल दिया, तो लोगों को हर चीज पर केचप फुहारने की आदत पड़ गई थी। ये प्रथा आज भी जारी है। राष्ट्रपति निक्सन ने अपने तले हुए अंडों पर केचप छिड़का था। केचप, सरसों, जैतून अचार, स्वाद, सब कुछ जो आप हैमबर्गर पर डालते हैं, वह पहले होज द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। उनके पास 6 राज्यों में शाखा कारखाने थे, दुनिया भर में वितरण केंद्र और बिक्री प्रतिनिधि, 2800 पूर्णकालिक कर्मचारी, साथ ही 20,000 किसानों को उनके सॉस में डाली गई फसलों को उगाने के लिए अनुबंध दिए गए थे। जब हज अपने केचप और 56 अन्य प्रकार के सॉस बनाने में व्यस्त थे, सिल्वेस्टर ग्राहम अपने प्रसिद्ध क्रैकर्स का आविष्कार कर रहे थे। टेम्परेंस यूनियन के एक मंत्री और व्याख्या ग्राहम ने शराब, मांस, सरसों और यहाँ तक कि हौज के केचप, जो उन्होंने कहा था कि पागलपन का कारण है, के खिलाफ और ठंडे चावल, सख्त गद्दे, कच्ची सब्जियां और पूरे गेहूं के आटे के पक्ष में बात की, जो उनके नए स्नैक फूड में चला गया। जिस तरह से उसने इसे देखा, ग्राहम क्रैकर्स कोई साधारण क्रैकर्स नहीं था।
ये किशोर हार्मोन के कामुकता और मिजाज के लिए एक इलाज था, जिसे ग्राहम के सिद्धांत अनुसार मांस और वसा का आहार उकसाता था। ग्राहम के अनुसार क्रैकर्स खाने वाले किशोर शांत और बेहतर व्यवहार करने वाले होते थे और ये आसानी से होमवर्क पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। जब ग्राहम अपने क्रैकर्स के धर्मयुद्ध में व्यस्त थे, तो उधर डॉक्टर जॉन केलॉग भी कॉर्नफ्लेक्स के साथ किशोर का मुद्दा उन्होंने इसे खतरनाक इच्छा कहा था से लड़ रहे थे। मिशिगन के बैटल क्रीक में एक प्रसिद्ध सैनिटेरियम चलाने वाले एक शाकाहारी और एक स्वास्थ्य फैडिस्ट डॉक्टर केलॉग एक दिन एक ब्रेड रेसिपी के साथ प्रयोग कर रहे थे। वह एक नए प्रकार का टोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोकप्रिय ज्वीबैग जो इतना सख्त था कि उसे चबाते समय लोगों ने दांत ही तुड़वा लिए थे कि तुलना में चबाना आसान था। उसने ओवन को बहुत देर तक चलता ही छोड़ दिया था और उसकी प्रयोगात्मक फ्लैक्स को गुच्छे में बदल गया था। जल्द ही केलॉग को विश्वास हो गया कि इन फ्लैक्स का एक नियमित आहार सबसे गर्म रोमांस की लपटों को बुझा सकता है और अमेरिका के युवाओं को परेशानी से दूर रख सकता है। केलॉग से या फिर इस मामले में बहुत से लोग सहमत नहीं थे, लेकिन ये पूरे देश को सिल्वेस्टर ग्राहम के क्रैकर्स और केलॉग के सीरियल के प्यार में पड़ने से नहीं रोक सका। केलॉग ने एक तेज तर्रार प्रमोटर सी डब्ल्यू पोस्ट का परिचय कराया, जो केलॉग के सैनिटेरियम में एक मरीज था। पोस्ट अपनी नर्वस थकावट के इलाज की तलाश में वहां गया था और उसने केलॉग के फ्लेक्स का पहला कटोरा खाया। उन्हें अनाज पसंद था, लेकिन केलॉग नाश्ते में परोसी जाने वाली कारमेल कॉफी से उन्हें नफरत थी। ताकि उसके पास पीने के लिए कुछ बेहतर हो, पोस्ट ने पोस्टम का आविष्कार किया। यह एक अनाज आधारित ग्रोथ था जिसका स्वाद कॉफी की तरह ही, कम से कम पोस्ट ने तो ऐसा ही सोचा था। पोस्ट ने पोस्टम को और साथ ही उसके द्वारा विकसित किए अनाज जैसे कि अंगूर, नट्स और पोस्ट टोस्टीज को बड़े पैमाने पर बेचने के लिए एक कंपनी स्थापना की। हेर्शे और उसकी कैंडी बार मिल्टन सनावेली हेर्शे एक छोटे कार मिल स्टोर के मालिक ने सटीक होने के लिए जो 1893 के शिकागो विश्व मेले में गए थे और एक जर्मन चॉकलेट बनाने वाली मशीन का प्रदर्शन देखा और खुद के लिए एक मशीन का ऑर्डर दे दिया था। हर्षे ने मशीन का इस्तेमाल चॉकलेट कैरेमल के छिलके उतारने के लिए किया और पहली बार चॉकलेट बार का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया था। जिसके बाद 1907 में हर्षे के किसेस चॉकलेट और 1925 हर्षे का गुड बार विद पीनट्स हेर्शे स्टॉक ने 1927 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार शुरू कर दिया था। तब एक जेरोम समकर थे, जिन्होंने ओहियो में जॉनी एप्लासी द्वारा लगाए गए पेड़ों से बने सेब का मक्खन और एप्पल साइडर बेचा था। 1897 में स्मकर ने जेन समकर कंपनी की स्थापना की, जो एक सदी बाद देश में किसी और कंपनी की तुलना में अधिक जेली और जैम बेचती थी। इस बिंदु पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 1000 ट्रेडमार्क पंजीकृत किए गए थे और नारे और जिंगल अमेरिकी शब्दावली में प्रवेश कर चुके थे, जैसे बिल्कुल शुद्ध जो रॉयल बेकिंग कंपनी से आया था। आप बटन दबाते हैं, हम बाकी काम करते हैं। कोडक से ये तैरता है आइवरी साबुन से। बेयर जिसने मिल्वॉकी को प्रसिद्ध बनाया, श्रिट से द न्यूयॉर्क टाइम्स से सभी समाचार जो छापने के लिए उपयुक्त है, और पीले लोगों के लिए गुलाबी गोलियां डो विलियम्स नामक एक दवा व्यक्ति द्वारा बेचे जाने वाले विटामिन मिश्रण के विज्ञापनों से। इन सभी उत्पादों के आविष्कार ने नए स्टोरों का निर्माण किया जहां उन्हें बेचा जा सकता था। 1800 के दशक के मध्य तक देश में कोई सुपरमार्केट नहीं था। 1859 में जब तक चाय प्रेमियों जॉर्ज गिलमैन और जॉर्ज हंटिंगटन हार्टफोर्ड ने आज के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साइट के पास न्यूयॉर्क में एक चाय की दुकान नहीं खोली थी, तब तक किसी ने बड़े पैमाने पर बाजार में किराना के बारे में नहीं सोचा था। ये बड़े नाम का एक छोटा सा बिजनेस था। ये साउंडिंग नाम था ग्रेट अमेरिकन टीकॉम कंपनी। बाद में नाम बदल दिया गया था, इसलिए ये और भी बड़ा लग रहा था। ग्रेट अटलांटिक एंड पैसिफिक टी कंपनी। न्यूयॉर्क में एक चाय की दुकान ने न्यूयॉर्क में 5 चाय की दुकानों का नेतृत्व किया। फिर चाय की दुकानें राज्य से बाहर भी खोली गई और उस समय तक गिलमैन और हार्टफोर्ड ने शिलवेस पर कॉफी, मक्खन और दूध रख दिया था। 1912 में उनके पास 400 स्टोरों की एक श्रृंखला थी। पहला मास मार्केट किराना और 1920 के दशक के अंत तक उनके पास पूरे देश में 15,000 स्टोर थे, जिनकी वार्षिक बिक्री $1 बिलियन थी। देश में कहीं भी एक गंभीर दुकानदार मिलना मुश्किल था जिसने
A&P के बारे में नहीं सुना हो। चेन स्टोर और मेल ऑर्डर कैटलॉग की बढ़ती संख्या के लिए धन्यवाद। लोग विश्वसनीय गुणवत्ता के बड़े पैमाने पर उत्पादित सामान खरीद सकते हैं और यात्रा करने वाले पेडलर्स या स्थानीय स्वतंत्र व्यापारियों द्वारा लगाए गए कीमतों की तुलना बहुत कम कीमतों पर खरीद सकते हैं। छोटे शहरों और खेतों में मेल में एक पैकेज का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी, खासकर अगर ये मोंटगोमरी वार्ड इसके संस्थापक हारून मोंटगोमरी वार्ड के नाम पर, जिसने 1872 में शिकागो में पहली मेल ऑर्डर कंपनी क्या का गठन किया था, या सीयर्स रोबक एंड कंपनी से, जिसने 1887 में अपना पहला कैटलॉग भेजा था। सबसे पहले सीयर्स ने केवल घड़ियां बेची, लेकिन ये जल्दी से सामान्य माल में विस्तारित हो गई। कहानी यह है कि नून अलास्का में एक प्रोस्पेक्टर ने सीयर्स को टॉयलेट पेपर के 100 रोल और लिफाफे में संलग्न नकदी के लिए प्रीपेड ऑर्डर भेजा। सीयर्स ने वापस लिखा कि ये कैटलॉग से नहीं आने वाले किसी भी आदेश को स्वीकार नहीं कर सकते। ग्राहक ने उत्तर दिया, यदि मेरे पास कैटलॉग होता तो मुझे टॉयलेट पेपर की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि अधिक माल लंबी दूरी पर भेजा गया था, रेल मार्ग के पास वितरित करने के लिए अधिक माल था और मेल ने लोगों के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाई। पूंजीवाद के लिए डाक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं को जनता के हाथों में लाने का सबसे प्रभावी तरीका था। फिर भी डाकघर की घटिया सेवा के लिए प्रसिद्धि थी और माल के निर्माता इससे परेशान थे। व्यापार के लिए शीघ्र वितरण इतना महत्वपूर्ण था कि एडोल्फस ग्रीन ने नाविस को चलाने से लेकर डाकघर में सुधार के लिए एक अभियान का नेतृत्व खुद करने के लिए समय निकाला। औद्योगिक युग और डाकू बैरन्स कॉरपोरेशंस ने आधुनिक अमेरिका के कारखानों, गर्डरों, आधारशिलाओं का निर्माण किया था। 19वीं सदी के मध्य तक देश का एक चौथाई से भी कम कारोबार कॉरपोरेशंस द्वारा किया जाता था, लेकिन 20वीं सदी की ओर बढ़ते का घरेलू जीवन के हर पहलू पर प्रभाव पड़ रहा था। वे कंपनियों बड़े पैमाने पर उत्पादन दिन का प्रहरी था, माल कारखानों से रेल की कारों में पहुंच सकता था, जिसे राज्य की तर्ज पर वितरित किया जाता था, जिससे क्षेत्रीय बाजारों को छोटी दुकानों बाद में पड़ोस के बाजारों तक पहुंचा दिया जाता था, जिसमें माल में बहुत कम विविधता होती थी। बाजारों का ये विस्तार समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, जिसने लोगों के दैनिक जीवन को अमेरिकी क्रांति से भी अधिक प्रभावित किया। जबकि 1820 से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में पहने जाने वाले 2/3 कपड़े घर पर हाथ से बनाए जाते थे, सदी के अंत तक इसका अधिकांश हिस्सा कारखानों से आता था। कंपनी के नाम और ब्रांड नाम जैसे डायमंड, पिल्सबरी, कैंपेल, हेंज, बोर्डन, क्वेकर ओट्स, लिब्बी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल घरेलू शब्द बन गए थे। प्रसिद्ध लेखक, चित्रकार, मनोरंजनकर्ता या राजनेता के रूप में प्रसिद्ध घरेलू उत्पाद मशहूर हस्तियां बन गए थे। 1880 के दशक तक आइवरी साबुन को तट से तट तक पहुंचाया जाने लगा। 1884 में जॉर्ज ईस्टमैन ने तस्वीरों को बनाने के लिए फिल्म का बड़े पैमाने पर निर्माण करने का एक तरीका निकाला और 10 साल बाद कोडक फिल्म और कोडक कैमरों के साथ तस्वीरें लेना एक राष्ट्रीय शगल बन गया था। मशीन युग और बड़े पैमाने पर उत्पादन इतनी तेजी से आया कि लोगों के पास इसकी तैयारी के लिए मुश्किल से ही समय था। संपत्ति कानूनों को फिर से लिखा जाना था, वाणिज्य के नए नियम स्थापित किए गए, नए व्यवसाय और व्यवस्था दर्ज की गई। लोगों के एक छोटे समूह ने स्थिति का लाभ उठाया और अपने समकालीनों के बिताशा सपनों से परे खुद को समृद्ध किया। इन लोगों ने इतिहास में सबसे अमीर फिरौन, सुल्तानों, शक्तिशाली राजाओं, रानियों, विजय प्राप्त करने वालों और साम्राज्य निर्माताओं के भाग्य को बौना बना दिया। उन्हें एक शब्द लुटेरा बैरन के रूप में जाना जाता था। ये शब्द 1920 के दशक के अंत में इतिहासकार मैथ्यू जोसेफसन द्वारा बनाया गया था। लुटेरे बैरन पारंपरिक अर्थों में लुटेरे नहीं थे, नहीं वे कानून तोड़ने वाले थे। हालांकि उनमें से कुछ ने कानूनों को मोड़ दिया था और यहाँ तक कि अपने फायदे के लिए कानूनों को फिर से लिखा था। वे उच्च रोलिंग सट्टेबाज थे। उनमें से अधिकांश गरीबी में पले बढ़े, जिन्होंने अमेरिकी उद्योग के शीर्ष पर संघर्ष किया, सांठगांठ और मजबूत सशस्त्र तरीके से अपना रास्ता बनाया। उन्होंने पैसे का आवरण बढ़ाया। उनमें न्यूयॉर्क के एक गरीब किसान के बेटे जे गोल्ड थे, जिन्होंने कैसे भी करके एक शानदार रेल साम्राज्य का निर्माण किया।
स्कॉटिश बुनकरों के बेटे ड्रू कार्नेगी, जिनके पास रेल मार्ग भी थे और जो देश के सबसे शक्तिशाली लॉ मैग्नेट बन गए, कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट, न्यूयॉर्क की गोदी में एक बदमाश था जिसने स्टीमशिप का एक बेड़ा बनाया, शिपिंग उद्योग को नियंत्रित किया और उसके बाद रेल मार्ग। लेकिन अपनी सफलता और अपनी संपत्ति के बावजूद कई वर्षों तक एक छोटे से घर में, एक पुराने घर में रहा। डेनियल डडू एक मवेशी चालक था जो अपने फायदे के लिए शेयर बाजार में हेरफेर करने में मास्टर था। जेपी मॉर्गन समर्पित चर्चगोर, जिसका बैंक इतना शक्तिशाली हो गया था कि एक बार उसने अमेरिकी सरकार को जमानत देने के लिए कह दिया था। जय कुक हमेशा से आशावादी स्टॉक और बॉन्ड डीलर था, जिनकी निवेश कंपनी इतनी बड़ी और शक्तिशाली थी कि जब ये ढह गई थी तो देश भी लगभग इसके साथ ही ढह चला था। डायमंड जिम फिस्क एक पूर्व पुशकार्ट पेडलर और सर्कस प्रशंसक थे जो भड़कीले कपड़े और हर मोटी उंगली पर अंगूठियां पहनते थे। रसेल सेज एक चालाक स्टॉक सट्टेबाज और रेल टाइकून था। लेलैंड स्टैनफोर्ड जो कैलिफोर्निया के गवर्नर बने और वहां रेल मार्ग बनाने के लिए अपने राजनीतिक दबदबे का इस्तेमाल किया, खुद को और बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को समृद्ध किया, जिसने उनका नाम और उनका पैसा लिया। आखिरी लेकिन कम से कम जॉन डी रॉकफेलर एक स्नेक ऑयल विक्रेता के बेटे थे और खुद एक भक्त बैप्टिस्ट, एक संयोजन जिसने एक चतुर और डरावने पूंजीपति को प्रेरित किया, जिसने सभी तेल कंपनियों को एक विशाल एकाधिकार में इकट्ठा किया जो अपनी मर्जी से कीमतों में वृद्धि कर सकते थे और अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को अपने अधीन करने के लिए मजबूर कर सकते थे और बाद में इससे भी ज्यादा कर सकते थे। एक या दो अपवादों के साथ लुटेरे बैरन अपने निजी जीवन में रूढ़िवादी थे, अक्सर धार्मिक रूप से धार्मिक और अजीब तरह से मितव्ययी थे। उनके बैंकरोल के आकार को देखते हुए उनमें से अधिकांश ने रेल मार्ग उनके द्वारा बनाए गए थे या फिर उनके स्वामित्व में थे, और वे लगातार एक दूसरे की रेल लाइनों पर कब्जा करने की साजिश रचते रहते थे। वे जानते थे कि रेलवे स्टॉक की कीमतों को उबड़ खाबड़ बनाने के लिए स्टॉक मार्केट को कैसे नियंत्रित किया जाए। उन्होंने ऐसा करके लाखों कमाए। डायमंड जिम फिस्क को बिना किसी कारण के अपने देशवासियों की जेब में पहला नहीं कहा जाता था, और जे गोल्ड अपने रेल रोड स्टॉक के बारे में बात करने में एक चैंपियन थे, इसलिए लोग इन शेयरों की तुलना में बहुत अधिक भुगतान करते थे। ये गोल्ड की वजह से था कि एरी को वॉल स्ट्रीट की स्कारलेट वुमन कहा जाता था, एक बर्बाद क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी जिसने 1873 और 1942 के बीच शेयर धारकों को कोई डिविडेंड नहीं दिया था। जब जैक कुक ने अपने बैंकिंग कार्यालयों के दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि उनके रेल निवेश में खटास आ गई थी, तो उन्होंने 1873 की दहशत को जन्म दिया, जिसने कई ब्रोकरेज हाउसों को नीचे ला दिया और वॉल स्ट्रीट को व्यवसाय से बाहर कर दिया। जबकि जनसंख्या 1864 से 1900 के दशक की शुरुआत तक दोगुनी हो गई थी, रेल नेटवर्क 7 गुना बढ़ गया था और अब हर अमेरिकी रेल की सीटी अपने कानों में सुन रहा था। यूनियन बलों के एक 22 वर्षीय वेटेरन जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया। बिजली की रोशनी ने गैस और मिट्टी के तेल के लैंप की जगह ले ली थी और पुलमैन अपनी निर्मित रेलरोड कारों के साथ आए थे। भले ही रेल मार्ग हर जगह थे, लेकिन लोगों ने स्टॉक पर पैसा खो दिया। हमेशा एक संकट या एक घोटाला होता था जिससे छोटे निवेशकों का सफाया हो जाता था, जबकि लुटेरे व्यापारी मुनाफे में वृद्धि करने में कामयाब रहते थे। 1877 में उनमें से सबसे सफल में से एक, कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट की न्यूयॉर्क में मृत्यु हो गई, जिससे उनकी पूरी संपदा $100 मिलियन उनके बेटे विलियम वैंडरबिल्ट के लिए छोड़ दिया गया। बड़े वैंडरबिल्ट को तब अमेरिका में सबसे अमीर आदमी माना जाता था जब उनकी मृत्यु हो गई, और उन्होंने शिपिंग पर और फिर रेल मार्गों पर विशेष रूप से न्यूयॉर्क सेंट्रल से अपनी दौलत का ढेर बनाया था। जितनी बार उन्हें वाणिज्य के एक टाइटन के रूप में प्रशंसा मिली, उतनी बार ही उन्हें एक अभिजात वर्ग के रूप में कोसा भी गया, जिन्होंने उन लोगों को कुछ भी वापस नहीं दिया था जिनके पसीने ने रेल मार्ग बनाया और अपना भाग्य बनाया था। जनता इस बात से नाराज थी कि उसने समुदाय के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। वेंडरबिल्ट खुद मानते थे कि उन्होंने रेल मार्ग बनाकर काफी अच्छा किया है और उनका पैसा उनका अपना व्यवसाय था। उसका बेटा विलियम इसके बारे में अधिक गुण था। जनता को धिक्कार है, उन्होंने एक बार कहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के उभरते बाजार में चीजें व्यवस्थित ढंग से नहीं हुई। कई समसामयिक दुर्लभ उभरते बाजारों में भी यही सच है।
हर 2 दशकों में अर्थव्यवस्था टूट जाती थी और लोग घबराकर अपने पैसे को बचाने के लिए बैंकों की ओर दौड़ लगाते थे, जिनमें से अधिकांश बैंक पहले ही कर्ज में डूब चुके थे। बैंक संभवतः अपने सभी जमाकर्ताओं को एक बार में भुगतान नहीं कर सके, इसलिए वे गिर गए। एक बार जब बैंक ध्वस्त हो जाए तो सारे समुदाय बिना पैसे के रह जाएंगे और सभी प्रकार के व्यवसाय विफल हो जाएंगे और वित्तीय प्रणाली टैंक में जा सकती है। शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और ऐसा ही बांड बाजार में होगा, क्योंकि बांड जारी करने वाले संगठन ब्याज का भुगतान नहीं कर सकेंगे। 1873 की दहशत में यूरोपीय लोग बड़े हारे हुए थे, जैसे वे पहले ऐसी आपदाओं में थे। हमारे लगातार हादसों और दहशत के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को तेजतर्रार राष्ट्र होने की प्रतिष्ठा मिली, जिस पर एक व्यापारिक सौदे में भरोसा नहीं किया जा सकता था। उसी तरह की बात जो हाल ही में कुछ चीनी और रूसी उद्यमी के बारे में कही गई है। हम गुजरे जमाने की धड़कन थे। 1893 के दहशत में जो कि लगता है कि 20 साल के अंतराल पर आती है, चौथाई रेल कंपनियों को दिवालिया होने के लिए मजबूर कर दिया था। 1903 में दहशत कम थी। दहशत हो या न हो, कुछ महान कंपनियां जिन्होंने इस अवधि में अपनी शुरुआत की थी, ये आज भी महान कंपनियां हैं जो सैकड़ों हजारों श्रमिकों को रोजगार देती हैं और शेयरधारकों के लिए पैसा कमाती हैं। 1900 के विश्व मानचित्रों पर दिखाई देने वाले आधे देश के प्रयास अब गायब हो गए हैं, लेकिन हर्ष, क्वेकर ओट्स, व्रिगली की, एटी&टी, ड्यूपॉन्ट, बैंक ऑफ बोस्टन, अमेरिकन टोबैको, यूएस स्टील और स्टैंडर्ड ऑयल के विभिन्न स्पिन ऑफ एक्सॉन, शेवरॉन इत्यादि मजबूत हो रहे हैं। खूंखार एकाधिकार। जब 20वीं सदी घूमी तो ये स्पष्ट है कि पूंजीवाद जिस तरह से चल रहा था उसमें कुछ गड़बड़ थी। ये एक फ्री फॉर ऑल के रूप में शुरू हुआ था, जहां कोई भी अच्छे विचार वाला इंसान सफल हो सकता था। ये कुछ बड़े व्यवसायों के प्रभुत्व वाले एक धांधली के खेल में बदल रहा था। इन्हें एकाधिकार या मोनोपोली कहा जाता था। आप ये तर्क दे सकते हैं कि एकाधिकार हमारे जीवन के तरीके के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जिसे कि अमेरिकी ने ना झेला हो, जैसे कि एडोल्फ हिटलर और साम्यवाद। यदि आपने कभी मोनोपोली का खेल खेला है तो आप इस अवधारणा को समझ सकते हैं। इसमें लक्ष्य सभी संपत्तियों को खरीदना है ताकि उन पर उतरने वाले लोगों के पास अपमानजनक किराए का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प न हो। एक खिलाड़ी जो ऐसा कर सकता है, अंततः उसके पास सारा पैसा खत्म हो जाता है। वास्तविक दुनिया में एकाधिकार बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन ये केवल रियल एस्टेट के साथ नहीं होता है। ये तब होता है जब किसी उद्योग में एक बिग शॉट होता है जो सब कुछ नियंत्रित करता है और कीमतें निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, एक बेकरी एकाधिकार में केक और कुकीज बनाने और बेचने वाली केवल एक कंपनी ही होती है। इसलिए ग्राहकों को जो कुछ भी कंपनी चार्ज करना चाहती है ग्राहकों को देना पड़ेगा, या ग्राहकों केक और कुकीज को छोड़ना पड़ेगा। चाहे बेकरी हो, खिलौना निर्माता हो या एयरलाइंस, जब एकाधिकार बन जाता है तो ग्राहकों के पास कोई विकल्प नहीं होता है। कोई अन्य बेकर, खिलौना निर्माता या एयरलाइन नहीं है जहां वे जा सकते हैं, क्योंकि सभी प्रतियोगी या तो एकाधिकार में शामिल हो गए हैं या उन्हें व्यवसाय से बाहर कर दिया गया है। जिन व्यापारिक कंपनियों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वर्जीनिया कंपनी, यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके आगे सभी एकाधिकार थे। यूरोप के राजाओं द्वारा दिए गए उनके चार्टर ने उन्हें नई दुनिया में क्षेत्र के विशाल विस्तार में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया था। अमेरिका के समुद्र तट के साथ 1000 मील के लिए इन कंपनियों ने भारतीयों के साथ खेती, मछली पकड़ने के व्यापार को नियंत्रित किया। उनकी अनुमति के बिना कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये समझने वाले कि एकाधिकार ने दुनिया की भविष्य की समृद्धि के लिए खतरा पैदा कर दिया है। पहले व्यक्ति थे द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ थे। स्मिथ ने महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की कुंजी है। जब कोई और भी व्यापार में आ सकता है और उत्पाद को बेहतर और सस्ता बना सकता है, तो एक कंपनी घटिया काम नहीं कर सकती और इससे दूर रहने की उम्मीद करती है। प्रतियोगिता ने कंपनियों को अपने पैर की उंगलियों पर रखा है। प्रतियोगिता ने उन्हें अपने उत्पादों में सुधार करने और अपनी कीमतों को यथासंभव कम रखने के लिए मजबूर किया था। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो वह अपने ग्राहकों को एक प्रतिद्वंद्वी की वजह से खो देंगे। 19वीं सदी के मध्य तक, जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, हर उद्योग में कई कंपनियां थी
और प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। कंपनियों के मालिकों को ये स्थिति पसंद नहीं थी, भले ही यह समाज के लिए अच्छी बात हो। जैसा एडम स्मिथ ने कहा था, वास्तव में उन्हें लगा कि कंपटीशन एक खतरा है। वे अपने उत्पादों में सुधार करते करते प्रतिस्पर्धियों को रोकते रोकते थक गए थे। वे चीजों के लिए अधिक कीमत वसूलने के मौके की तलाश में थे। चाहे कुछ भी हो, कीमतें ग्राहकों को भुगतान करने के लिए मजबूर करेंगी। यदि उन्हें अनुमति दी गई होती तो किसी दिए गए उद्योग के सभी मालिक, जैसे बेकरी के मालिक, कहीं एक कमरे में एक साथ मिल सकते थे और अपनी कुकीज और उनके केक के लिए उच्च कीमत वसूलने का फैसला कर सकते थे। वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए सौदे कर सकते थे, रणनीतिक गठबंधन बना सकते थे। वास्तव में 1870 और 1880 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल्य निर्धारण कार्टेल स्थापित किए गए थे। लेकिन कार्टेल या पूल बनाने के लिए कानून पारित किए गए थे, क्योंकि कानून नहीं मानने को अवैध कहा जाता था। 1880 के दशक की शुरुआत में एससीटी डोल नाम के एक चतुर वकील ने पता लगाया कि ट्रस्ट बनाकर कंपनियां कार्टेल के खिलाफ कानूनों को कैसे जीत हासिल कर सकती हैं। एक ट्रस्ट एक प्रबंधक के नियंत्रण में संपत्तियों के समूह को रखने का एक प्राचीन तरीका था। जॉन डी रॉकफेलर की तेल कंपनी में कानूनी विभाग में काम करते हुए डोड ने अपने विचार को रॉकफेलर के ध्यान में लाया कि क्यों ना एक ट्रस्ट में तेल कंपनियों के एक समूह को एक साथ रखा जाए। अमेरिकी लोगों ने देखा कि क्या हो रहा था। एक के बाद एक उद्योग में प्रतिस्पर्धी गायब हो रहे थे। ट्रस्टों के मालिक लाखों में रिगिंग कर रहे थे और गर्मियों के कॉटेज का निर्माण कर रहे थे, जैसे कि न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में तट के किनारे सेना के बैरक थे। इसलिए जनता ट्रस्टों के खिलाफ हो गई। लोगों ने महसूस किया कि विशाल कंपनियां छोटी कंपनियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगी, उन्हें ट्रस्टों में शामिल होने या व्यवसाय से बाहर करने के लिए मजबूर कर देंगी। और अगर इस प्रवृत्ति को जारी रखने की अनुमति दी गई तो हर चीज की कीमतें छत से उछल जाएंगी और देश के वॉलेट्स चूस कर सुखा दिए जाएंगे। कीमतों और मजदूरी दोनों को नियंत्रित करने वाले कुछ अंदरूनी सूत्रों के साथ मुक्त बाजार पूंजीवाद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह अमेरिकी इतिहास के सबसे डरावने दौरों में से एक था और इसकी चर्चा शायद ही कभी की जाती है। यहाँ हम थे, एक 125 साल पुराना देश जो एक जबरदस्त उछाल के बाद एक नए दशक में विकास और समृद्धि की तरफ जा रहे थे, और दूसरी तरफ हम उस आर्थिक स्वतंत्रता को खो रहे थे जिसे हासिल करने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी। इसे ट्रस्टों के एक समूह के हाथों खो रहे थे। हर जगह घोटाले थे। लेखक अपटन सिंक्लेयर ने मांस पैकिंग वाले घरों का पर्दाफाश किया था जो दागी मांस बेचते थे। इस तरह की पत्रकारिता को मकरकिंग के रूप में जाना जाता था। लोग बेहतर वेतन के लिए लड़ने और ट्रस्टों द्वारा लगाए गए वेतन में गिरावट का विरोध करने के लिए यूनियनों में शामिल हो रहे थे। जहां ट्रस्ट ने नौकरियों को नियंत्रित किया, व्यक्तिगत श्रमिकों के पास कोई लाभ नहीं था। वह काफी अच्छी तरह से नौकरी छोड़ करके कहीं और नौकरी की तलाश नहीं कर सकते थे, क्योंकि और कहीं नौकरियां हैं ही नहीं थी। स्टैंडर्ड ऑयल ने व्यापार के हर पहलू पर अपना एकाधिकार बढ़ाया। कुओं से लेकर रिफाइनरियों तक रॉकफेलर प्रभारी थे, और एक बार जब बाकियों ने उसकी सफलता के बारे में सुना तो अन्य प्रकार की कंपनियों के मालिकों ने ट्रस्ट बनाना शुरू कर दिया। एक चीनी ट्रस्ट, एक विस्की ट्रस्ट, एक कपास तेल ट्रस्ट, एक लीड ट्रस्ट, और जेम्स ड्यूक और उनके प्रतिद्वंद्वी तंबाकू किसानों द्वारा बनाया गया एक तंबाकू का ट्रस्ट था, जो अमेरिकी तंबाकू कंपनी बनने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। एक हैम ट्रस्ट, स्विफ्ट ब्रदर्स, एक फ्रूट ट्रस्ट, यूनाइटेड फ्रूट, और एक कुकी एंड बिस्किट ट्रस्ट नाबिस्को था। जिन कंपनियों ने ट्रस्ट नहीं बनाया वे विलय करके खुद को एक अलग तरीके से जोड़ सकती थी। कई कंपनियों का विलय हो सकता है जिसे एक समूह कहा जाता है। विलय से इंटरनेशनल हार्वेस्टर, ड्यूपोन्ट, एनाकोंडा कॉपर, डायमंड मैच और अमेरिकन स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग का उत्पादन हुआ, जिसे अब असर को कहा जाता है। विलय और अधिग्रहण में शामिल कई बड़े लोगों के साथ रेलमार्ग अधिनियम में शामिल हो गए। दर्जनों रेलमार्गों को कुछ बड़े समूहों में समेकित किया गया। वेंडरबिल्ट सड़कें, पेंसिल्वेनिया सड़कें, पहाड़ी सड़कें, हर्रिमन लाइनें, गोल्ड सड़कें और रॉक द्वीप प्रणाली। जब रेलमार्ग वित्तीय संकट में पड़ गए, जैसा कि वे अक्सर करते थे, बैंकर जेपी मॉर्गन उन्हें पुनर्गठित करने के लिए वहां मौजूद थे।
मॉर्गन वॉल स्ट्रीट पर अपने निहित सूट और अपनी शीर्ष टोपी में एक दुर्जय उपस्थिति ने 8 छोटी स्टील कंपनियों को लिया और उन्हें 1901 में विलय कर विशाल यूएस स्टील, अब तक का सबसे शक्तिशाली कॉन्ग्लोमरेशन और अमेरिका का पहला बिलियन डॉलर उद्यम बना दिया था। संयुक्त राज्य में सभी सार्वजनिक कंपनियों में से एक तिहाई 1895 और 1904 के बीच ट्रस्टों और विलय में गायब हो गई थी। अधिकांश प्रमुख उद्योगों में ट्रस्ट और समूह अपनी इच्छा से कीमतें बढ़ा रहे थे। वे वाणिज्य के सभी क्षेत्रों में अपना वजन बढ़ा रहे थे। एक बिंदु पर अल्को ने यूएस एल्यूमीनियम उद्योग को नियंत्रित किया था जब तक कि उसे खुद को तोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया। यही बात एटी&टी के साथ हुई, जो किसी भी परिणाम की एकमात्र फोन कंपनी थी, जब तक कि न्यायाधीश हेरोल्ड ग्रीन ने एक प्रसिद्ध निर्णय में एटी&टी को खुद को 8 भागों में विभाजित करने के लिए मजबूर नहीं कर दिया। मूल कंपनी मां बेल के साथ लंबी दूरी के व्यवसाय को बनाए रखते हुए और 7 बेबी बेल्स को स्थानीय व्यवसाय मिल रहा है। उस महत्वपूर्ण फैसले के बाद से दर्जनों अन्य कंपनियां मां बेल और बेबी बेल्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आई है। यही वजह है कि फोन कॉल हर दिन सस्ता और सस्ता हो रहा है। ये लंबी दूरी के रोमांस के लिए बहुत अच्छा है और कई जोड़ों को निरंतर संचार में रखता है। इसलिए एटी&टी की तरह उनका ब्रेकअप नहीं होगा। एटी&टी मामला एक अच्छा उदाहरण है कि एकाधिकार के साथ क्या गलत है और प्रतिस्पर्धा हर किसी के सर्वोत्तम हित में क्यों है। एटी&टी के टूटने से पहले कंपनी ने 1 मिलियन लोगों को रोजगार दिया था। तब हर 100 अमेरिकी श्रमिकों में से एक के पास मां बेल के साथ नौकरी थी। आज मां बेल और 7 बेबी बेल्स एक साथ केवल 6 लाख श्रमिकों को रोजगार देते हैं, जबकि फोन कॉल की मात्रा 3 गुना से अधिक हो गई है। प्रतिस्पर्धा ने फोन कंपनियों को लागत कम करने और अधिक कुशल बनने के लिए मजबूर किया है। उन्हें अभी भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि क्षेत्र में सभी को फोन सेवा प्रदान करना नहीं था। जो लोग निर्जन स्थानों में रहते हैं, जहां एक फोन लाइन को स्ट्रिंग करना महंगा है, उन्हें कभी फोन नहीं मिलेगा। लेकिन हम इस तथ्य के लिए प्रतिस्पर्धा को धन्यवाद दे सकते हैं कि कम कर्मचारियों के साथ अधिक कॉल किए जा सकते हैं और परिणाम स्वरूप हम अपने फोन बिलों पर कम दरों का भुगतान करते हैं। ट्रस्टों को विफल करने और देश को कुछ लालची लोगों से बचाने में यूनियनों, अखबारों, अदालतों और कुछ साहसी राजनीतिक नेताओं का हाथ था। अगर ये विश्वास तोड़ने वाले नहीं होते, तो हम खुद को ऐसी स्थिति में डाल सकते थे जिसमें अमेरिका में औसत व्यक्ति रूसी किसान से बेहतर नहीं था। तब हमारे पास रूस जैसी क्रांति हो सकती थी और वह कितनी त्रासदी होती। सौभाग्य से ट्रस्टों के मालिकों को छोड़कर सभी के लिए अदालतों और सरकार ने ट्रस्टों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। 1890 में कांग्रेस ने शेरमेन एंटी ट्रस्ट अधिनियम पारित किया, लेकिन कई बड़े फेंडर खुद को होल्डिंग कंपनियों बनाकर खुद न्यू जर्सी चले गए। न्यू जर्सी ने अपना खुद का कानून पारित किया हुआ था, जिससे ट्रस्टों को होल्डिंग कंपनियां बनाकर व्यवस्थित करना आसान था और वह संघीय नियमों से भी बच सकते थे। विशाल यूएस स्टील एक होल्डिंग कंपनी थी। 1904 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक और झटका दिया। इसने सबसे बड़े रेल ट्रस्टों में से एक को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। उस समय टेडी रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे। उन्होंने 44 प्रमुख ट्रस्टों के खिलाफ मुकदमा लाकर शर्मन अधिनियम को पुनर्जीवित किया। रूजवेल्ट एक टूरिस्ट, शिकारी और बाहरी व्यक्ति थे जिनको स्पेनिश अमेरिकी युद्ध में क्यूबा के सैन जुआन हिल के प्रसिद्ध आरोप के बाद उपनाम रफ राइडर दिया गया था। लेकिन उस युद्ध को जीतने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रस्टों के खिलाफ युद्ध जीतना था। वे देश के ट्रस्ट बस्टर बन गए। 1914 में कांग्रेस ने एक दूसरा अविश्वास अधिनियम, क्लेटन अधिनियम पारित किया। 1911 में स्टैंडर्ड ऑयल से शुरू होकर देश के कई सबसे बड़े ट्रस्ट टूट गए और प्रमुख उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बहाल किया गया था। सरकार तब से उन कंपनियों की तलाश में है जो बहुत बड़ी और बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं और एक उद्योग पर एकाधिकार करने की धमकी देती है। जब भी ऐसा होता है, सरकार एक अविश्वास का मुकदमा दायर कर सकती है और अगर वह जीत जाती है, तो अदालतें कंपनी को खुद को छोटी कंपनियों में विभाजित करने के लिए मजबूर कर सकती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो। इस तरह प्रतिस्पर्धा बहाल हो जाती है। जैसा कि आप शायद जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाल ही में
इसने एक अन्य बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इंटुइट का अधिग्रहण करने की योजना की घोषणा की थी। सरकार ने इस योजना का विरोध इस सिद्धांत पर किया कि माइक्रोसॉफ्ट इंटुइट संयोजन एक सॉफ्टवेयर एकाधिकार पैदा करेगा। सरकार की अस्वीकृति के बारे में जानने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इंटुइट को अधिग्रहण नहीं करने का निर्णय लिया। कोई भी निकाय वाशिंगटन में ट्रस्ट बस्टर्स से लड़ना पसंद नहीं करता है। एक एकाधिकार जिसे सरकार के आशीर्वाद से जीवित रहने की अनुमति दी गई है, वह प्रमुख लीग बेसबॉल है, क्योंकि ये राष्ट्रीय शगल है। कांग्रेस ने इसे विश्वास विरोधी कानूनों से छूट दी। इस बात को लेकर खिलाड़ियों ने कटु शिकायत की है और हाल ही में बेसबॉल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस ने बेसबॉल की छूट वापस लेने की धमकी दी थी। ये अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन किसी दिन ऐसा हो सकता है। डॉव का प्रसिद्ध औसत 1884 में चार्ल्स हेनरी डॉव नामक एक पत्रकार ने स्टॉक के प्रशंसकों के लिए समग्र शेयर बाजार का अनुसरण करने के लिए एक तरीका इजाद किया। उन्होंने 11 महत्वपूर्ण शेयरों की एक सूची बनाई और प्रत्येक व्यापारिक सत्र के अंत में उन्होंने प्रत्येक के लिए समापन मूल्य लिया, उन्हें जोड़ा और 11 से विभाजित किया। इसने उन्हें एक औसत दिया, जिसे उन्होंने ग्राहक के दोपहर पत्र नामक एक समाचार बुलेटिन में प्रकाशित किया। सबसे पहले डॉव का औसत एक जिज्ञासा से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अंततः इसने उसे इतिहास में जगह दी। इसे डॉव जोन्स एवरेज जोन्स समाचार व्यवसाय में डॉव का भागीदार था के रूप में जाना जाने लगा, जो एक सदी से भी अधिक समय से शेयरों के लिए वित्तीय मानदंड रहा है। आज भी 110 साल बाद जब लोग पूछते हैं बाजार क्या कर रहा है या बाजार कहां बंद हुआ, वे डॉव जोन्स औसत के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब कोई कहता है यह 30 अंक ऊपर है, 10 अंक नीचे, वे डॉव की संख्या का उपयोग कर रहे होते हैं। मूल डॉव जोन्स औसत में 9 रेल मार्ग शामिल थे, क्योंकि वॉल स्ट्रीट पर रेल मार्गों को इतने उच्च सम्मान में रखा गया था और लोगों का मानना था कि रेल मार्ग हमेशा के लिए अमेरिकी व्यापार पर हावी रहेगा। 12 साल बाद डॉव ने अप्रिय व्यवसायों जैसे कि तेल और गैस रिफाइनर, कोयला उत्पादक, स्मेल्टर और बहुत सारे जिनके नाम कच्चे माल पर बदल दिए थे, जैसे कि ईंधन, स्टील और रबर, और जिस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्भर थी, एक और औसत में ये सब उद्योगपतियों को एक साथ रखा। शुरुआती डाउ उद्योगपति अपने आप में प्रमुख कंपनियां थीं, बड़े शक्तिशाली उद्यम जो अपने समय के माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट थे, लेकिन उनमें से अधिकतर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए हैं। अमेरिकन कॉटन ऑयल, शिकागो गैस, ब्लैकलेड गैस, नेशनल लेड, टेनेसी कोल एंड आयरन या यूएस रबर के बारे में किसने कभी सुना है? इन सभी कंपनियों ने डॉव की मूल उद्योग सूची बनाई थी। एकमात्र नाम जिसे आप पहचानेंगे वह है जनरल इलेक्ट्रिक, जिसने वर्षों से सूची में अपना स्थान बनाए रखा है। यह निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। व्यापार खेल की तरह है, इसमें जीतने वाली टीम और सफल संगठन हमेशा शीर्ष पर नहीं रहते हैं। व्यापार या खेल में शीर्ष पर पहुंचना जितना कठिन है, वहां रहना उतना ही कठिन है। और यही परिणाम न्यूयॉर्क यांकीज ने पाया जब 1970 के दशक में उनका राजवंश समाप्त हो गया था। और यही अनुभव पिट्सबर्ग स्टीलर्स और बोस्टन सेल्टिक्स ने भी किया, तो टेनेसी कोल एंड आयरन, लैकलेड गैस और अमेरिकन कॉटन ऑयल ने भी। जनरल इलेक्ट्रिक एक विजेता का एक दुर्लभ उदाहरण है जो जीतता रहता है। आप शुरुआती डाउ उद्योगपतियों की तुलना आज की 30 की विस्तारित सूची से करके ये देख सकते हैं कि अमेरिका कितना बदल गया है। मैकडॉनल्ड्स आज की सूची में है कैसे औद्योगिक हैमबर्गर है? बहुत नहीं, जब तक आप ये नहीं समझते कि इसे पचाने के लिए कच्चे लोहे का पेट चाहिए। लेकिन मैकडॉनल्ड्स इतनी महत्वपूर्ण कंपनी है कि इसे शामिल किया गया है। जब डॉव ने अपने मूल उद्योगपतियों को चुना, तो कोई भी रेस्तरां कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी कि उनके दिमाग को पार कर सके। कोका कोला आज के डॉव में शामिल है। कोक जैसी दूरगामी और शक्तिशाली कंपनी सूची में शामिल है। ये 1920 के दशक से एक लंबा सफर तय कर चुका है, जब ये इतना छोटा था कि ज्यादातर निवेशकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। डिज्नी डॉव में है, लेकिन ये 1940 तक एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में शुरू नहीं हुआ था। जब क्लेरेंस डॉव ने डॉव का आविष्कार किया, तब तक वॉल्ट डिज्नी ने पहला मिकी माउस नहीं बनाया था।
आधुनिक दौर इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका अब वह किरकिरा औद्योगिक दिग्गज नहीं है जो कोयले की खदानों, लोहे के कामों और स्टील मिलों के उत्पादन से दूर रहता है। जैसे जैसे कारखाने और मिलें मेन स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट पर पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई है, इस तरह बैंक, बड़े पैमाने पर व्यापारी, मनोरंजन कंपनियां और हाल ही में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अपनी जगह सबसे आगे कर ली है। कंपनी टाउन्स, खेतों पर काम करने वाले अमेरिकियों की संख्या तेजी से गिर रही थी। 1920 के बाद ज्यादातर लोग शहरों में रहते थे क्योंकि यही वह जगह थी जहां कंपनियां अपना अधिकांश व्यवसाय करती थी और यही वह जगह थी जहां नौकरियां थी। कुछ कंपनियों ने तो अपने शहर भी बना लिए थे ताकि मजदूरों के पास रहने के लिए अच्छी जगह हो। यह स्टील ने गैरी, इंडियाना का निर्माण किया और हर्शे चॉकलेट कंपनी ने हर्शे, पेंसिल्वानिया को जमीन से ऊपर से डिजाइन किया हुआ था। जिंजर ब्रेड और गमरॉक हाउस और स्ट्रीट लाइट के लिए लॉलीपॉप के साथ नहीं, जिस तरह से विली वोंका ने किया होगा, लेकिन लोगों ने इसे वैसे भी पसंद किया। हर्शे आज भी रहने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन कई अन्य कंपनी कस्बों का अंत खराब हो गया। सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक शिकागो के रिम पर स्थित पुलमैन, इलिनोइस था। पुलमैन में रहने के लिए आपको पुलमैन कंपनी द्वारा नियोजित किया जाना था जो रेल मार्ग के लिए यात्री कार बनाती थी। एक पार्क और एक झील के चारों ओर बने समान घरों में लगभग 9,000 पुलमैन कर्मचारी और उनके परिवार बंद थे। पर्यावरण शब्द के लोकप्रिय शब्दावली में प्रवेश करने से बहुत पहले पुलमैन पर्यावरण नियोजन के लिए एक मॉडल था। झील ने कारखाने की बिजली आपूर्ति के लिए शीतलन बेसिन के रूप में कार्य किया। शहर के शौचालयों से निकलने वाले सीवेज का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाता था। स्कूल अच्छे थे, भूनिर्माण अच्छा था, लोगों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी, इसलिए पुलमैन एक खुशहाल शहर था। जब तक कि ट्रेन कार व्यवसाय में खटास नहीं आ गई और कंपनी ने पैसा कमाना बंद कर दिया। पुलमैन ने वही किया जो कोई भी करता है, जो पैसा कमाना बंद कर देता है। इसने श्रमिकों के लिए मजदूरी और लाभ सहित खर्चों में कटौती की, कर्मचारी भड़क गए और हड़ताल पर चले गए। कंपनी के खिलाफ हड़ताल और कड़वी भावनाओं ने शहर को तबाह कर दिया। अंत में कंपनी ने घरों और बाकी की इमारतों को बेच दिया और अंततः पूरे सिपरेशन को बंद कर दिया गया। पुलमैन दिवालिया हो गया। कंपनियों के आवास, शिक्षा प्रदान करवाने में खतरा है। इसके साथ ही सेवाएं जैसे कि चिकित्सा देखभाल और अन्य जीवन समर्थन प्रणालियां जिन पर लोग निर्भर हैं, जब तक कंपनी अच्छा कर रही है, उसे सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर ये लड़खड़ा जाए तो क्या होगा? फिर उसके पास दो विकल्प होंगे। ये लाल स्याही के प्रवाह को रोकने के लिए श्रमिकों को निकाल सकता है और अपने खर्च में कटौती कर सकता है। इस स्थिति में स्कूलों, अस्पतालों और पार्कों को बंद करना पड़ सकता है ताकि कंपनी जीवित रह सके, या ये सभी सेवाओं को चालू रख सकता है और खुद को व्यवसाय से बाहर और दिवालिये किया जा सकता है। पूंजीवाद सबसे अच्छा तब काम करता है जब पैसा खोने वाली कंपनी के पास चीजों को बदलने की कोशिश करने का मौका होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह खुद को अपने कष्ट से बाहर निकाल सकती है। इस तरह अनुत्पादक व्यवसाय मर सकते हैं और श्रमिक किसी अन्य उद्योग में जा सकते हैं जो स्वस्थ हो। लेकिन जब किसी कंपनी की अपने कर्मचारियों के लिए डॉक्टर, शिक्षक और कार्यवाहक के रूप में दूसरी भूमिका होती है, तो उसे व्यवसाय में रहना पड़ सकता है ताकि उसके कर्मचारियों को उनके सभी लाभ मिलते रहें। यही कारण है कि साम्यवाद टूट गया और सामाजिकवाद में समस्याएं हैं। कम्युनिस्ट व्यवसाय वास्तव में बिल्कुल भी व्यवसाय नहीं थे। वे अस्तित्व में थे क्योंकि कम्युनिस्ट मालिकों, जिन्हें केंद्रीय योजनाकारों के रूप में भी जाना जाता है, ने फैसला किया कि उन्हें अस्तित्व में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर रूसी केंद्रीय योजनाकारों को स्टील प्लांट बनाने का विचार पसंद आया और एक समय पर रूसियों को स्टील बनाने में बहुत अच्छा लगा। हर जगह स्टील प्लांट थे। इस बीच बहुत कम कारखाने थे जो लोगों के लिए जूते या कपड़े बनाते थे। इसने जूते और कपड़ों के आउटलेट पर कमी और लंबी लाइनें पैदा कर दी। रूस में उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक विशाल संभावित बाजार था और लोगों को खाने के लिए और अधिक पहनने के लिए मिलता तो उन्हें अधिक खुशी होती। लेकिन योजनाकारों ने परवाह नहीं की। उन्होंने अधिक इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया। शायद उन्होंने सोचा था कि लाखों रूसी स्टील की पैंट पहनना शुरू कर देंगे। एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था में
सभी संसाधन जो कुछ भी बनाया, खरीदा या बेचा जाता है, उसका नियंत्रण पुरुषों के एक छोटे समूह द्वारा किया जाता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर बहुत सारे स्टील प्लांट है तो हमारे पास स्टील की अधिक आपूर्ति होगी, कीमत कम हो जाएगी, स्टील कंपनियों को पैसा गंवाना होगा, लोग स्टील स्टॉक खरीदना बंद कर देंगे और बैंक स्टील कंपनियों को पैसे देना बंद कर देंगे। इस्पात संयंत्रों को अपने उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर किया जाएगा और पैसे के बिना वे विस्तार करना बंद कर देंगे। नतीजतन जो पैसा स्टील कंपनियों में निवेश नहीं किया गया है, उसका इस्तेमाल जूता कारखानों, जीन्स कारखानों, मॉल, वाटर स्लाइड्स या आवास विकास उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो बाजार में संतृप्त नहीं है और जो अभी भी मांग में है। स्मिथ के अदृश्य हाथ ने कभी अपना स्पर्श नहीं खोया है। कार्ल मार्क्स, सबसे प्रभावशाली साम्यवादी आर्थिक सिद्धांत जिसके सिर से निकला, ये था कार्ल मार्क्स, एक दार्शनिक जो 1818 में पैदा हुआ था। मार्क्स जर्मन थे, लेकिन उन्होंने अपने अधिकांश विचारों को लंदन में विकसित किया, जहां उनकी पत्नी और बच्चे ठंडे अपार्टमेंट में फंस गए थे। यहाँ खाने के लिए बहुत कम था। भले ही उनका पसंदीदा विषय अर्थशास्त्र था, लेकिन वे व्यक्तिगत वित्त में कुन थे। जिस तरह न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के साथ किया था, मार्क्स ने पूंजीवाद को एक सूत्र में बदलने की कोशिश की। उनकी पुस्तक दास कैपिटल हर जगह कम्युनिस्टों की बाइबल बन गई और बाइबल के बाहर कोई ये तर्क दे सकता है कि ये अब तक लिखी गई सबसे प्रभावशाली पुस्तक थी। इसने लेनिन और अन्य प्रभावशाली रूसियों को रूसी क्रांति जीतने के बाद एक कम्युनिस्ट राज्य स्थापित करने के लिए आश्वस्त किया। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद बर्बाद हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया और अधिक से अधिक लोगों को मशीनों से जोड़ा जाता था, उनके श्रम का मूल्य गिरना तय था। दुनिया के मजदूरों को कम और कम वेतन के लिए लंबे और लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता होगी, जब तक कि वे अंत पागल नहीं हो जाते और कारखानों को जलाकर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हो जाते। ये सच है कि जिस समय मार्क्स अपनी पुस्तक लिख रहे थे, उस समय एक कारखाने में काम करना मजेदार नहीं था। फैक्ट्रियां अंधेरी, शोरगुल वाली, गंदी और खतरनाक थी। महिलाओं और बच्चों को मशीनों की देखभाल के लिए दिन में 12 से 18 घंटे लगाने के लिए मजबूर किया जाता था और वे अपने प्रयासों के लिए बहुत कम कमाते थे। कुछ को उनकी इच्छा के विरुद्ध कारखानों में ले जाया गया जाता था और कई को वहां बीमारियां पकड़ लेती थी। कालिक से आसमान को काला करने वाले धुएं के ढेर से हवा प्रदूषित हो गई थी। मार्क्स ने ये सब देखा और जो कुछ उन्होंने देखा उससे नफरत करते थे। भले ही उनका परिवार औसत कारखाने के श्रमिकों से बेहतर नहीं था और वह ये साबित करने के लिए दृढ़ थे कि कारखानों में कष्ट नहीं रहेगा, लेकिन उनके सिद्धांत पूरी तरह से अजीब थे। लोगों को कम और कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय उनके घंटे कम हो गए और उनकी तनख्वाह बड़ी हो गई, क्योंकि कारखानों ने अद्यतन उपकरण स्थापित कर लिए थे जिससे प्रत्येक कार्यकर्ता एक ही समय में अधिक माल का उत्पादन कर सकते थे। अधिक कुशल मशीनरी के साथ श्रमिकों का समय अधिक मूल्यवान हो गया। कम नहीं, और कारखाने श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का जोखिम उठा सकते थे। ये मजदूरी हमेशा बिना किसी लड़ाई के नहीं बढ़ाई जाती थी, लेकिन अक्सर पर्याप्त होती थी, उन्हें बढ़ा दिया जाता था। और जिस तरह से मार्क्स ने कहा था, मजदूर वर्ग को बर्बाद करने के बजाय काम करने की स्थिति थोड़ी साफ हो गई और श्रमिक अधिक नकद घर ले गए थे। इस तरह से सबसे अधिक कारखानों वाले देशों में समृद्धि आई इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के कारखाने, जबकि बाकी दुनिया एक लीग में फंस गई थी जहां कुछ जम के मालिक सब कुछ के मालिक थे। मार्क्स और उनके फैंसी समीकरणों के लिए बहुत कुछ। ये साम्यवाद था जो बर्बाद हो गया था, क्योंकि कम्युनिस्ट देशों में जीवन स्तर में गिरावट जारी रही, जबकि पूंजीवादी देशों में ये लगातार बढ़ रही थी। ये रूसी और पूर्वी यूरोपीय कार्यकर्ता थे जिन्होंने अंत हमारे पक्ष में कम्युनिस्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंका। ये पाठ यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। आपने पूरा सुना, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आइए चलते हैं अगले पाठ की तरफ।